नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। सस्ते में मिलने वाले गोबर के फायदे हैं अनेक। एंथूरियम फूल की खेती से कमाएं अच्छा मुनाफा। किसान भाइयों, पुराने जमाने से ही गोबर का उपयोग मकान की दीवारों, घर के आंगन को लीपने पोतने में किया जाता आ रहा है। आज भी गांव में गाय के गोबर का प्रयोग चूल्हे बनाने और कई मंगल कार्यों में किया जाता है। ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। आज हम आपको ऐसे ही गांव भौराना, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र आवाना से मिलवाने वाले हैं, जो अपनी गायों के गोबर को कई तरह से उपयोग में ला रहे हैं और अच्छी आय भी कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि यह गोबर को किस तरह से उपयोग में ला रहे हैं। हाँ, मेरा नाम सुरेंद्र आवाना है। रुद्र सिंह डेयरी में यहाँ जैसे हमारे पास 200 गिर नस्ल की गायें हैं। अब इनके लोग गायों को किसान है वो दूध के लिए पालते हैं, और मैं दूध को तो बोनस मानते हुए इसके गोबर से 8-10 चीज़ें बना रहा हूँ, जिसमें नंबर 1 पे आप पीछे देखेंगे गोबर की खाद बना रहे हैं। ये इसमें बकरी की मिंगनी, भेड़ की मिंगनी, ऊँट की मिंगनी, घोड़े की लीद और मुर्गी की बीट व राजस्थान की माइंस के मिनरल डाल के इसको बना रहे हैं। ये यूरिया, DAP, पोटास का सब्सिट्यूट है। तो मेरा किसानों से ये कहना है कि आप दूध के साथ साथ गाय के गोबर का आप इस तरह का खाद बना सकते हो, इससे भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। और ये यूरिया, DAP, पोटास का सब्सिट्यूट है, और ये अपने खेत में भी डालें किसान, और दूसरों को भी इसको सेल कर सकते हो। इसके अलावा गोबर से जैसे मैं जैविक खाद के अलावा आप गोबर की ईंट बना रहा हूँ, गमले बना रहा हूँ। अभी दिवाली पे 1 लाख दीपक बनाए थे, अभी मूर्तियाँ बनाएंगे, बायोगैस भी बन रही है। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि गाय भैंस जो भी आप पालें, उसको दूध के साथ साथ गोबर और गोमूत्र का जैसे हम यहाँ पे 15 चीजें उसमें आंकड़ा, धतूरा, तंबाकू आदि सड़ा के और उसका कीटनाशक फंगीसाइड बनाते हैं, जो हमारे फार्म पे भी यूज कर रहे हैं और दूसरे किसानों को भी सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से पशुपालन को साथ साथ अगर दूसरे काम करोगे तो किसानों की इनकम डेफिनेट 2 गुना नहीं 3 गुना होगी, लेकिन उसको साथ के साथ दूसरी चीजें और उसको दूसरा काम भी करना पड़ेगा। ये सच है कि किसान अगर चाहे तो गोबर से भी अच्छी कमाई कर सकता है, लेकिन समस्या ये है कि गोबर को उठाने और इससे कोई काम करने में लोगों को बहुत हिचक महसूस होती है। वैसे ये भी सच है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन बात जब गोबर को उठाने और इसके प्रबंधन की आती है तो साफ सफाई का मुद्दा जुड़ जाता है। ये किसान भाई डेयरी से मिलने वाले गोबर से कई चीजें बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये अब खाद बना रहे हैं जो यूरिया, DAP, पोटास का सब्सिट्यूट है। ये जैसे 100 किलो हम बनाएंगे तो 50 किलो तो देसी गाय का गोबर है, और बाकी में 2 किलो से और 10 किलो तक इसमें 20 चीजें डलती हैं, जैसे बकरी की मिंगनी, भेड़ की मिंगनी, ऊँट के मिंगने, घोड़े की लीद, मुर्गी की बीट, ये सारे पशु पक्षी हमारे फार्म पे हैं। इसके अलावा राजस्थान के माइंस के मिनरल डलते हैं, जैसे जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है, जियोलाइट है, पोटास है, थोड़ा सा चारकोल भी डलता है, और गुड़ का सीरा, और 20 लीटर इसमें डलता है गोमूत्र देसी गायों का। ये सब उसमें मिक्स करके, ग्राइंड करके, और ऊपर में दोबारा फिर ये गोमूत्र ये डाल के मिक्स करके, और इस तरह से ये मैनुअली हम बैग भर रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा कंसोसिया जो साइंटिस्टों से बनवाते हैं वो मिलाने के बाद ये 40 किलो का बैग है,
ये 450 रुपये का हम यहाँ पे देते हैं। और अगर बाहर जाता है तो इसमें 5% GST जोड़ के 500 रुपये का बैग है। तो इस तरह से किसानों को भी दे रहे हैं। और दूसरी जगह दूसरे जिलों में, जैसे अभी राजस्थान के बाहर यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र तक ये खाद गया है। और इसमें सिर्फ हमारे 12 रुपये किलो खर्चा आता है, इसमें 50 पैसे पर केजी हम बता रहे हैं। तो इसलिए दूसरे किसान भी अगर इस प्रोसेस को हम बताने को तैयार हैं, भाई आप छोटी मशीन लगा लो और इस तरह का करो, तो किसानों की इनकम भी बढ़ेगी और डेयरी भी आपकी सर्वाइव करेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। एंथूरियम एक सजावटी फूल है जिसकी मांग बड़े बड़े शहरों में काफी तेजी से बढ़ रही है और इस मांग को देखते हुए किसान पॉली हाउस में इसकी खेती करने लगे हैं। साथ ही इसकी खेती से अच्छी आय भी अर्जित कर रहे हैं। तो जो किसान इस लाभ को देखते हुए इसकी खेती करने जा रहे हैं, वो किन किन वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित कुमार मौर्य से। बाजार मांग को देखते हुए किसान भाई इस समय एंथूरियम की खेती अच्छे से कर सकते हैं। पहले एंथूरियम की खेती मेनली लोग बस अपने छोटे घरों में करते थे, जिससे कि सजावटी के रूप में करते थे, लेकिन अब व्यावसायिक रूप से इसकी मांग बढ़ती गई, जिससे किसान भाई इसे बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। पहले इसके फूल जो थे वो बिकते थे, फूल इसका 5 से 10 रुपए का बिकता था। अब इसके पौधे सहित जो इसमें पत्तियां लगी हुई होती हैं वो 25 से 30 रुपए में एक फूल बिकता है। अगर इसको पॉट के रूप में हम डेवलप करके किसान भाई बेचते हैं बाजारों में, तो वो लगभग 250 से 300 रुपये प्रति पौधा पाट के रूप में बिकता है। इसका सबसे इसकी वैरायटी जब हम चूज करते हैं या फिर सिलेक्शन करते हैं, तो हमको विश्वसनीय संस्थान से भी इसकी वैरायटी को लेना चाहिए और या तो अपने खेतों में लगानी चाहिए। इसमें मेनली 3 प्रकार के या फिर 3 रंग के वैरायटीज होते हैं। पहला होता है रेड या लाल, दूसरा ऑरेंज, तीसरा व्हाइट। एंथूरियम फूल से अधिक लाभ मिले, इसके लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंगों के अनुसार फूलों की प्रजातियां मिलती हैं, जैसे लाल रंग की किस्में टेम्पटेशन, मैरिसस रेड, एविटा, सफेद रंग की किस्में एंजल, मॉरिसस सफेद का प्रयोग कर सकते हैं। और भी रंग की किस्में होती हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों के विभिन्न किस्मों का चयन करना सही रहता है, क्योंकि बाजार में विभिन्न रंगों के फूलों की मांग होती है। इसके पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्था से ही खरीदना चाहिए। और अब इसके लिए अब हम बात करते हैं कि इसमें टेम्परेचर या फिर इसका कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं। तो इसका कल्टीवेशन हम ओपन फील्ड में कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टेम्परेचर का बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जो विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जो हमारा फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो होता है 15 से 28 डिग्री सेल्सियस। अगर 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर एक्सीड करता है तो इस पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम इसको पॉली हाउस में करते हैं या फिर नेट सेड हाउस में करते हैं। नेट सेड हाउस में करने से क्या होता है, 24 से 28 डिग्री सेल्सियस में इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है बेहतर होता है और फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है इसके लीव्स। और इसमें जो ह्यूमिडिटी होती है पॉली हाउस या नेट हाउस में, उसको हम मेंटेन कर लेते हैं फॉगर से, जो 75 से 80% होता है। अब हम बात करते हैं इसकी क्या मतलब न्यूट्रिशन कैसे करना है या फिर इसका मीडिया कैसे तैयार करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है पौधों को लगाने के लिए मीडिया की जरूरत होती है। इसमें मीडिया छिद्रयुक्त मीडिया यूज होता है। जैसे छिद्रयुक्त मीडिया में हमारा कोकोपीट हुआ, गोबर की सड़ी हुई खाद हुई, सड़ी हुई मिट्टी हुई, पुआल हुआ, सड़ी हुई पत्तियां हुई, इनको हम क्या करते हैं, ये या तो पॉट में भर देते हैं या किसी एक क्यारी में डाल के पानी डाल के इसको सड़ा देते हैं। जब ये सड़ जाती हैं तो इसके जो मीडिया होती है, जो सबस्ट्रेट होते हैं, वो छिद्रयुक्त हो जाते हैं। तब इसमें हम पौधों का
प्रत्यारोपण करते हैं। जो पौधे होते हैं या तो हमको टिश्यू कल्चर से प्राप्त होते हैं या तो हमको साइड सकर्स से प्राप्त होते हैं। जो पुराने पौधे होते हैं उनके बगल से जो सकर्स निकलते हैं उसको हम साइड सकर्स बोलते हैं। उन्हीं का उपयोग हम नए पौधों के रूप में करते हैं। किसान भाइयों, एंथोरियम फूल की खेती के लिए सबसे जरूरी होता है इसे उगाने वाला मीडिया तैयार करना। मीडिया तैयार करने के लिए कोकोपीट, सड़ी हुई पत्तियां, बालू मिट्टी, लकड़ी का बुरा आधा, घास और पुआल आदि की जरूरत होती है। इन अवयवों क्यारियों में डालकर हल्की सिंचाई करते हैं और कुछ दिन तक इन्हें सड़ने देते हैं। इसके बाद तैयार पौधों या सर्कस की रोपाई 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। एक क्यारी में पौधों को 2 से 3 कतारों में लगाते हैं। और इसके बाद हम आते हैं अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो इसमें हमको न्यूट्रिशन कैसे देनी है। इसमें न्यूट्रिशन हम यूरिया डाई पोटास के रूप में नहीं देते हैं। इसमें न्यूट्रिशन हम NPK का सोल्यूशन देते हैं, जो कि 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम पौधों पे स्प्रे करते हैं, जो कि हमारा वीक में 2 बार होता है। इसके बाद हम कैल्शियम नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का 2 ग्राम का सोल्यूशन बना के 15 दिन में एक बार स्प्रे करते हैं। इसमें हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देने की जरूरत होती है, जिससे कि इसका पुष्प का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। उसके लिए हमको 0.1 मिलीग्राम का एक सोल्यूशन बना के लगभग हफ्ते में एक बार इसको हम स्प्रे करते हैं। एंथोरियम फूल की फसल बहुवर्षीय फसल होती है, इसलिए फसल से सही पुष्प उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए समय समय पर कुछ खास प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिनमें से प्रमुख है फसलों की कटाई छटाई। प्रत्येक पौधों पर केवल 6 से 8 पत्तियां ही रखना चाहिए। शेष पुरानी पत्तियों और रोग ग्रसित पत्तियों की कटाई कर देनी चाहिए। इससे फूलों की बढ़वार अच्छी होती है। एक बार एक पौधे में 5 से 6 पत्तियां ही रखनी चाहिए, जिससे होता है कि उसका डेवलपमेंट और उसके कलर का डेवलपमेंट अच्छा खासा होता है। फसल में आमतौर पर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। इनकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। साथ ही रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसलों पर छिड़काव करें। और अब हम आते हैं हार्वेस्टिंग के पे। तो हार्वेस्टिंग में हमको क्या करना है कि ये लगभग पौधा लगाने के 6 से 8 महीने बाद अच्छे से डेवलप हो जाता है, तब इसमें फूल अच्छे से निकल जाता है। जब हम पत्तियों के देखते हैं कि पत्तियों का कलर 1/3 रंग बदल जाए, तब हम इसको तोड़ने योग्य हो जाता है, तब हम इसको तोड़ सकते हैं या फिर इसके हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5 से 8 महीने में ये तैयार होता है और ये 1 साल में 5 से 6 फूल एक पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो हमारा पौधा होता है, एक बार लगाने के बाद ये 6 से 8 साल तक अच्छे से फ्लावर्स और उसकी लीव्स देता है। और अगर हम चाहें भी तो इसके नए नए पौधे इसी पुराने पौधे से साइड सकर से निकाल के मार्केट में बेच सकते हैं। और एक पौधे की कीमत हमारी होती है 250 से 300 रुपये और एक फूल की कीमत होती है 25 से 30 रुपये। और इसके पत्तियों को भी हम सजावटी रूप में भी बेच सकते हैं, जिससे हमको एडिशनल इनकम प्राप्त होता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने प्रदेश में अमरूद की बागवानी काफी किसान भाई करते हैं और जिन बागवान भाइयों ने इसके बाग लगाए हैं वे इनसे अच्छा लाभ तभी ले सकते हैं जब वह बाग की देखरेख उचित तरीके से करें। अगर आप अपने अमरूद के बाग से मृग बहार लेना चाहते हैं तो इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण सिंह गुर्जर। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में उद्यान के क्षेत्र में यदि कहें तो अमरूद के बागों की बहुत ज़्यादा संख्या है। तो कौन कौन सी हमें क्रियाएं अपनानी चाहिए जिससे इसमें रोग और व्याधियों, कीट और व्याधियों की कम संभावना रहे। तो उन पर मुख्य जो क्रियाएं हैं या जो हम कह सकते हैं
हमारे जो कर्षण क्रिया हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ किसानों ने निश्चित रूप से ट्रेनिंग कर ली होगी, उसका काट छाट कर ली होगी, लेकिन हमारा ये है कि जिन लोगों ने नहीं किए तो वो किसान भाई जिनके आपको यदि फल बाग में यदि आपको सूखी टहनियाँ दिखाई देती हैं तो उनको काटते हैं, और विशेष रूप से जो टहनियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, जहाँ पर ज़्यादा घनी हैं, उनको हटा दें, जिससे कि सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से प्रत्येक भाग में पहुँच सके। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से मृग बहार में गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति के लिए इस समय बगीचे में बहार नियंत्रण का कार्य करना जरूरी है, तभी आपको अमरूद के अच्छे फल प्राप्त होंगे। कुछ हमारे किसानों ने निश्चित रूप से नए उद्यान लगाए होंगे, तो उस पर पानी की भी आवश्यकता समय समय पर पड़ती है, तो आप निश्चित रूप से सिंचाई करते रहें। और मेरा ये मानना है कि यदि आप टपक सिंचाई पद्धति यदि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका 70% जल का बचाव होगा और बेहतर आप जल का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, आपको समय समय पर जो नवीन पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, उनमें आप गुड़ाई करते रहें और आवश्यकता अनुसार उसमें हम सड़ा हुआ गोबर का खाद भी डालते रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि पानी का बाष्पोत्सर्जन कम से कम हो और आपके जो नीदा कम से कम हो गए, इसके लिए आपको मल्चिंग भी अपनाना चाहिए। और विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि जैविक मल्चिंग की अनुशंसा मैं करता हूँ। इसमें हम घास फूस से जो पौधे हैं उसके आसपास उसके जो जहाँ पर रूट जोन होता है या जड़ क्षेत्र होता है वहाँ पर ढक दें, तो इससे दो फायदा होंगे। एक तो आपका नीदा या खरपतवार नहीं उगेंगे, दूसरा आपका जल का संरक्षण होगा। अमरूद के पौधे में विशेष रूप से हम बहार नियंत्रण में गर्मी में पानी की अनुशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि बहार नियंत्रण के लिए हम यदि पानी देते हैं तो फूल शुरू हो जाते हैं, और फूल शुरू होने पे आपका जो बरसात में फल आते हैं वो सीठे होते हैं और रोग और कीटों से ग्रसित रहते हैं, उसके अच्छी गुणवत्ता के फल नहीं मिलते। तो किसानों से ये अनुरोध है कि आप मई के महीने में पानी रोक के रखें, पानी नहीं देना है, तो आपको ड्राई रखना है, पूरा सूखा रखना है। दूसरा कि यदि आप 15 लीटर पानी में यदि 30% का यूरिया का घोल, मतलब लगभग आपको 450 ग्राम यूरिया 15 लीटर में पानी में मिलाकर यदि एक पौधे पे लगभग 7 लीटर पानी यदि आप डालते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही समय में जितनी भी पत्तियां वो नीचे गिर जाएंगी, तो बाष्पोत्सर्जन नहीं होगा और पौधा मरेगा नहीं, और आपका जो पौधा है वो आपकी सुसुप्तावस्था में चला जाएगा। और फिर आपका जब जैसी बरसात शुरू होगी तो उसमें अच्छी वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से आपको जो ठंड में जो फसल मिलती है जिसको हम मृग बहार कहते हैं, वो अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा और कीटे और व्याधियों से मुक्त होगा। तो निश्चित रूप से आपको इस समय बहार नियंत्रण भी करना है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग को कुछ कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर सही समय पर नियंत्रण करके बाग को होने वाले नुकसान से बचाएं। आपके अमरूद के बाग रहते हैं, उसके तनों में कीड़ा लग जाता है या तनों में कीड़ा पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से उससे हमारे जो फल बाग हैं या फल पौधे हैं वो प्रभावित होते हैं। तो आपको देखेंगे कि जहाँ पर दो शाखाएं जुड़ी रहती हैं वहाँ पर विशेष रूप से आपको एक उसकी जो बीट होती है या कह सकते हैं कि जो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो काले रूप में आपको दिखाई देंगे। आप जैसे ही उनको हटाएंगे तो आपको उसमें छिद्र दिखाई देगा। तो छिद्र में एक तो तरीका ये है कि आप एक रॉड उसमें हल्की जो बारीक रॉड है उसको डाल सकते हैं, जिससे इसको कीटों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे जो प्रचलित तरीका है जो किसान भाई अपनाते हैं, जो छेद आपको दिखा है उसमें आप वो कम से कम 4 या 5 ml की सिरिंज लें और उसमें या तो मिट्टी का तेल या हम कहें कीटनाशक में उसमें क्लोरोफायरिफॉस आप लगभग 2 या 3 ml उसमें डाल दें और गीली मिट्टी से उसको बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जो आपके तनों के अंदर जो कीट थे वो नष्ट हो जाएंगे और आपके पौधों का विकास बहुत अच्छा होगा।
और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अकबरपुर, जिला अलवर के नीतीश कुमार ने। आपने हरे चारे के लिए ज्वार बाजरा की खेती पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय कृषि में पशुपालन का विशेष योगदान है और पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए हरी चारे की विशेष महत्ता है। हरे चारे में पौष्टिकता भरपूर हो, इस हिसाब से अपन हरा चारा काम में लें। अब इसमें विशेष तौर से उगाने की जो विधि है, इसको अपन लगाने की विधि जिसको बोलते हैं, वो गर्मी के मौसम में जो है वो ज्वार और अपने जो है वो बाजरे की चरी, ये विशेष है। इसके लिए भूमि में जो है ना उपजाऊपन अच्छा हो और साथ ही साथ जो है वो इसमें नमी बरकरार रहे और नमी के साथ साथ जो है उर्वरकों का विशेष ध्यान रखें। चारा वाली फसलों में बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, तो इसके लिए मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें गोबर की सड़ी खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर बुवाई के 20 से 30 दिन पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद यूरिया 80 किलोग्राम, डीएपी 120 से 125 किलोग्राम, एमओपी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग मिलाएं, जिसमें डीएपी और एमओपी की पूरी मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और यूरिया का प्रयोग खड़ी फसल में 3 बार में करें। आज के समय में हरे चारे की कई उन्नत प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिसकी बुआई करके किसान अधिक हरे चारे की पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से है। एक कटाई हेतु ज्वार की उन्नत किस्में राजस्थान चरी 1, 2, 3 और पूसा चरी 6 इत्यादि हैं, और बहु कटाई हेतु ज्वार की उन्नत किस्में SSG 59-3, MP चरी 6 इत्यादि हैं, जिनका चयन करके बुआई कर सकते हैं। चारे के लिए बाजरे की उन्नत किस्में राजस्थान बाजरा चरी L 72-74, जायंट बाजरा, राजको इत्यादि की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहां तक बीजदार की बात है, तो प्रति हेक्टेयर पर क्षेत्र में बुआई के लिए ज्वार का 40 किलोग्राम बीज और बाजरा का 12 किलोग्राम बीज प्रयोग मिलाएं। किसान भाइयों, बुआई से पूर्व बीजों को थीरम 2.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। साथ ही साथ अपन को एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि हरे चारे में जो है वो पानी की जो है वो नहीं रहे, जिससे क्या है कि वो जो है मुरझाया हुआ चारा जो है ना पशुओं को नहीं खिलाना है, वो भी पशुओं के लिए नुकसानकारी साबित होता है। बाजरा और ज्वार में करीब 3 कटिंग होती हैं, और इस ज्वार और बाजरा में विशेष ध्यान देने वाली बात है कि अपन कच्चा हरा चारा वो पशुओं को नहीं खिलाएं। अगर कच्चा हरा चारा पशुओं को खिला देते हैं तो पशु बीमार होने की संभावना रहती है, इस हिसाब से उसको मैनेज करें। जो मतलब ऊपर जो फुटान अच्छी खासी हो जाए तो इसके बाद में ही काट करके और चारे को खिलाना चाहिए। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।